असिस्टेंट प्रोफेसर आरएमपी पीजी कॉलेज सीतापुर। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने पाठ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और खंड 2 से इकाई 3 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि खंड 2 में राजनीति सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोणों अथवा उपागमों की चर्चा करी गई है। तो इकाई 3 में हम आज उदारवाद की चर्चा करेंगे। उदारवाद की एक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे, जिसमें उदारवाद क्या है, एक विचारधारा के रूप में उदारवाद का अभ्युदय कैसे हुआ, उदारवाद के मुख्य लक्षण क्या हैं, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं और इसकी एक मूल्यांकनात्मक समीक्षा आखिर में करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा है और यही विचारधाराएं दरअसल सिद्धांत को विभिन्न दृष्टिकोण देने का प्रयास करते हैं। राजनीति को हम विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करते हैं और उन्हीं में एक दृष्टिकोण है उदारवाद का। अब चूंकि उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा है, तो प्रश्न उठता है कि राजनीतिक विचारधारा से क्या आशय है या क्या आशय हो सकता है। हमें एक विचारधारा को कैसे समझना चाहिए, इसकी चर्चा हम पिछले वार्ताओं में कर चुके हैं, लेकिन पुनः आपको बताएं कि विचारधारा दरअसल विचारों का एक समुच्चय होता है और ये विचार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राज्य, किसी भी समाज द्वारा अपनाया जा सकता है, किसी भी समूह द्वारा अपनाया जा सकता है। ये विचारधाराएं मूलतः आस्था पर आधारित हैं। ऐसी आस्थाएं, ऐसे मूल्य जो किसी समाज के अपने होते हैं, जो कोई समाज अपने लिए अच्छा मानता है और उसका व्यवहार करता है। तो विचारधारा कोई वैज्ञानिक या कोई तथ्य सम्मत अवधारणा या तथ्य सम्मत कोई निकाय इस तरीके से संकल्पना नहीं है। विचारधारा का संबंध विचारों के समुच्चय से है। विचारों का समुच्चय किसी भी व्यक्ति के आस्था पर आधारित हो सकता है और हमेशा विचारधारा या तो यथास्थितिवाद का समर्थन करता न दिखेगा, जो व्यवस्था चल रही है वो चलती रहनी चाहिए, या फिर उसमें परिवर्तन के लिए प्रयास करेगा। तो विचारधारा का एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि ये या तो यथास्थितिवादी होता है या फिर किसी सामाजिक परिवर्तन को लाने के लिए होता है। तो इस रूप में अगर देखें तो विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा को हम विचारों के समुच्चय के रूप में समझ सकते हैं, जो आस्था पर आधारित होता है, जो या तो यथास्थितिवादी होगा या फिर परिवर्तन की ओर उन्मुख होगा या परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा। लेकिन एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते हमारा उद्देश्य विचारों के विज्ञान को समझना है। और जब हम कहते हैं विचारों का विज्ञान, तो दरअसल हम ये प्रयास कर रहे होते हैं, हम ये जानने का प्रयास कर रहे होते हैं कि आखिर कोई विचार, कोई विश्वास बनते कैसे हैं, विभिन्न विचारों का उदय कैसे होता है
और क्या ये विचार सत्य को किसी भी रूप में विरूपित करते हैं अथवा किसी नए ज्ञान की खोज करते हैं, ये किसी सामाजिक वास्तविकता की व्याख्या करते हैं, किसी निश्चित तौर तरीके से व्याख्या करते हैं। तो हमें ये समझना है, जब हम विचारों के विज्ञान को पढ़ते हैं तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर विभिन्न विचारधाराएं किस रूप में उदय होती हैं, वो किस तरीके से सत्य को विरूपित करती हैं। और विचारों के विज्ञान को जानने के क्रम में दरअसल हम विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं, उनका तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, और इन अध्ययन और तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर हम कुछ सुझाव भी देते हैं या राजनीति के विभिन्न स्वरूप के बारे में एक विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। आखिर राजनीति का स्वरूप क्या है, फिर कैसा होना चाहिए, और इस तरीके से आप देखेंगे तो विचारधारा के विज्ञान के तौर पे जब हम इसको वैज्ञानिक तौर पे इसका अध्ययन करते हैं तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि विचारधाराओं के पीछे का उद्देश्य क्या है, वो किन पृष्ठभूमि में उसका उदय हुआ, उसका लक्ष्य क्या है, कितना सही है, कितना गलत है, और कौन सी विचारधारा तत्कालीन परिस्थिति में सबसे उपयुक्त होगी, इसका भी विश्लेषण किया जाता है। तो आपने देखा कि राजनीतिक विचारधारा को वस्तुतः दो आधारों पे हमने देखा। एक आधार वो जिसमें विचारधारा को विचारों के समुच्चय के रूप में लिया जाता है, जिसमें कोई पार्टी, कोई देश, कोई समूह विचारधारा को अपनाता है। वहीं राजनीतिक विचारधारा का हम अध्ययन उसके विज्ञान के रूप में करते हैं। जब वैज्ञानिक तौर पे किसी विचारधारा का हम अध्ययन करते हैं तो उसका विश्लेषण करके उसमें निहित झूठ, उसमें निहित सत्य को पहचानने का प्रयास करते हैं, और उसका एक विश्लेषण करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से वो विभिन्न परिस्थितियों या समाज के समक्ष उपस्थित जो चुनौतियां हैं उसका समाधान वो कैसे करता है। तो अब जहां तक उदारवाद की बात है तो उदारवाद भी एक राजनीतिक विचारधारा है। तो आज हम देखेंगे कि उदारवाद का जन्म, का उदय किस तरीके से होता है, उदारवाद किन मूल्यों और किन आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास करता है, क्या बदलाव लाने का प्रयास करता है। जैसा कि एक विचारधारा है, विचारों का समुच्चय है, तो हम ये आज उदारवाद के मुख्य विशेषताओं को, उसके विभिन्न चरणों में उसके विकास को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, उदारवाद एक राजनैतिक विचारधारा है, जैसे कि अन्य भी विचारधाराएं हैं, उसमें समाजवाद, फासीवाद या सर्वाधिकारवाद, राष्ट्रवाद, ये सारी जो है विचारधाराएं हैं। उसी तरीके से एक विचारधारा उदारवाद भी है, और उदारवाद का मुख्य बल व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर है, इसका मुख्य बल व्यक्तिवाद पर है। उदारवाद का मुख्य बल सहमति और सहिष्णुता पर है। तो इस तरीके से उदारवाद व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, सहिष्णुता और आम सहमति आधारित व्यवस्था की वकालत करता है, और इन मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था में स्थापित करने का प्रयास करता है। अगर इसके उदय को हम रेखांकित करने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि पुनर्जागरण के दौरान, जब यूरोप में पुनर्जागरण काल 16वीं 17वीं शताब्दी में हुआ, तो पुनर्जागरण के दौरान उदारवाद का भी अभ्युदय होता है, और उदारवाद का उदय यूरोप में जो एक पूर्ण सत्ता का जो विकास हुआ, जिसमें राजाओं के पास निरपेक्ष सत्ता का जो उन्होंने स्थापित किया, जो उनके पास एक निरपेक्ष सत्ता आई,
और राष्ट्र राज्य के विकास के साथ ये सत्ता मजबूत हुई, तो इस सत्ता के खिलाफ, दरअसल स्वतंत्रता का, इस सत्ता के खिलाफ आजादी का एक आंदोलन के रूप में उदारवाद आया। मध्य युग की जो व्यवस्था थी, जो सामंती व्यवस्था थी, और सामंती व्यवस्था से फिर जो राजशाही पनपी, इसके खिलाफ एक आजादी और स्वतंत्रता का आंदोलन के रूप में उदारवाद का अभ्युदय होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुनर्जागरण में मुख्यतः 3 बातों पर बल दिया गया, और वो बातें थी मानववाद, वैज्ञानिकवाद, तर्क बुद्धिवाद और इहलौकिकवाद, जो मध्ययुगीन विचारधाराओं को चुनौती देती थी। हम जानते हैं कि मध्ययुगीन जो व्यवस्था थी वो पारलौकिकता पर और देववाद पर ज्यादा बल देती थी, लेकिन अब मानववाद पे ज्यादा बल दिया जाने लगा। मानव का हित और मानव का विकास या मानव केंद्रित व्यवस्था पर बल दिया जाने लगा, और ज्ञान का आधार अब आस्था ना होकर विज्ञान हो गया, तर्क बुद्धिवाद हो गया। हर प्रचलित ज्ञान पर संशय किया जाना, उसको तर्क और प्रेक्षण की कसौटी पे कसा जाना, ये एक नया चलन आप देखेंगे पुनर्जागरण और प्रबोधन के काल में होता है। और इसी दौर में उदारवाद का विकास होता है। उदारवाद हर जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग करता है। उदारवाद तत्कालीन राजशाही के पद सोपान क्रम और विशेषाधिकार प्राप्त जो सत्ता का स्वरूप था, उसके खिलाफ एक आवाज था। वो अब जो पूर्ण सत्तावादी राज्य की व्यवस्था थी, उसको खत्म करके उसके बंधनों से लोगों को मुक्त करने का एक प्रयास किया गया। इस दौरान उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत ये मांग किया गया कि पूर्ण सत्तावादी राज्य का उन्मूलन हो और राज्य की शक्ति में मध्य वर्ग का एक हिस्सा हो। तो राज्य और व्यक्ति के संबंधों को एक समतावादी रूप देने के लिए संबंधों में एक बदलाव की कोशिश करी गई, और बदलाव ये था कि अभी तक ये माना जाता था कि अधिकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है, लेकिन अब ये कहा जाने लगा कि व्यक्ति का अधिकार जन्मसिद्ध है और राज्य का ये कर्तव्य है कि वो व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करे, संवर्धित करे। राज्य अधिकार प्रदायक नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है। तो अब पूरी धारा ही वो पलट गई। आप ये देखेंगे कि इस दौरान उदारवादी जो विचारक हैं, उसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे जॉन लॉक की भूमिका को। जॉन लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है। जॉन लॉक के विचारों में ये बात आई, ये सबसे पहले उन्होंने ये बात कही कि सत्ता को सीमित होना चाहिए, राज्य की सत्ता को सीमित होना चाहिए, और राज्य की सत्ता का प्रयोग व्यक्ति के विकास के लिए होना चाहिए, व्यक्ति के आजादी के लिए होना चाहिए, व्यक्ति को अपने विवेक के पूर्ण उपयोग करने देने के लिए होना चाहिए। तो इस रूप में
उदारवाद जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग करता है, चाहे वो बौद्धिक क्षेत्र हो, विचारों की स्वतंत्रता की बात हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में उदारवाद ये मांग करता है कि व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेने देने चाहिए, उस पे किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। और इसी क्रम में फिर स्वतंत्रता के दो परिप्रेक्ष्यों का जन्म होता है, एक परिप्रेक्ष्य नकारात्मक परिप्रेक्ष्य और दूसरा परिप्रेक्ष्य सकारात्मक परिप्रेक्ष्य, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन जहां तक शास्त्रीय उदारवाद का संबंध है तो उसका संबंध स्वतंत्रता के नकारात्मक परिप्रेक्ष्य से है, जिसका तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता की मार्ग में सबसे बड़ी बाधा राज्य है, और राज्य को सीमित अगर कर दिया जाए, सरकार को अगर सीमित कर दिया जाए, उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया जाए, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। तो स्वतंत्रता किससे? सत्ता से, सत्ता की बाधाओं से, सत्ता के अवांछित नियमों से। तो इस स्वतंत्रता की धारणा को नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा कही गई। जहां बाधाओं का अभाव हो, जहां बाधाएं ना हो, तो ऐसी स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता कही जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के नैतिक विकास पर बल देता है। सकारात्मक स्वतंत्रता ये बात करता है कि व्यक्ति के अपने गुणों का विकास हो। बाहरी बाधाएं ना होना एक बात है, लेकिन व्यक्ति की अपनी क्षमता का विकास होना दूसरी बात है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का मानना यह है कि वास्तव में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग तभी कर सकता है जब उसके निहित क्षमताओं का विकास हो। जैसे मान लीजिए कि हमें विदेश भ्रमण करने की स्वतंत्रता दे दी गई, लेकिन अगर विदेशी भ्रमण का खर्च वहन करने की क्षमता हमारे पास नहीं है, तो ऐसी स्वतंत्रता बेमानी होगी। तो इसलिए कहा गया कि नेगेटिव, नकारात्मक स्वतंत्रता के साथ, मतलब विदेश भ्रमण करने में कोई बाधा ना हो, तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता। लेकिन इस बाधा ना होने की या इस दशा का उपयोग करने की मेरी क्षमता हो, तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता। अभी इस पे आगे हम और चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि उदारवाद जो है मूलतः स्वतंत्रता, व्यक्ति के स्वतंत्र निर्णय पर जोर देते हुए ये बात करता है कि जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे वो राजनीति हो या अर्थशास्त्र हो। और हमें इसके सैद्धांतिक और दार्शनिक आधार, उदारवाद के सैद्धांतिक और दार्शनिक आधार को हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौता सिद्धांत में देखने को पाते हैं, जिसमें थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक प्रमुख इसके प्रतिपादक रहे हैं, रूसो इसके प्रतिपादक रहे हैं। उसके बाद जेरमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसको आगे बढ़ाया, उपयोगितावादी परिप्रेक्ष्य से जोड़ा। हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं और वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की संकल्पना देते हैं। थॉमस पेन आते हैं, वो राज्य को एक आवश्यक बुराई के तौर पर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वहीं आर्थिक क्षेत्र में अगर हम उदारवाद के रूट को, के जड़ को, के आधार को तलाशने का प्रयास करें, खासकर दार्शनिक आधार को तलाशने का प्रयास करें, तो हमें एडम स्मिथ के विचारों को हम पाते हैं, जिन्होंने अपने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक इकोनॉमी की संकल्पना दी, राजनीतिक अर्थशास्त्र की संकल्पना दी, और उन्हें अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। तो आगे अगर हम देखें कि लिबरल यानी उदारवादी सिद्धांत
क्या है और इसकी विभिन्न विशेषताएं क्या हैं, तो हम ये पाते हैं कि उदारवाद मुख्यतः स्वतंत्रता पर बल देता है, और स्वतंत्रता विशेषकर पूर्ण सत्तावादी राज्य के बंधनों से, पूर्ण सत्तावादी राज्य के शक्ति से, उसकी सत्ता से। यानी उदारवाद का मुख्य आह्वान जो है वो स्वतंत्रता है। उदारवाद विचारों की स्वतंत्रता की बात करता है, और जब विचारों की स्वतंत्रता की बात होती है तो इसमें स्वमूल्यांकन की क्षमता स्वयमेव आ जाती है। कोई भी विचार, अगर विचारों की स्वतंत्रता की बात करी गई है तो हमेशा किसी परिस्थिति में कोई विचार ज्यादा तर्कसंगत लगता है, लेकिन जैसे ही परिस्थिति और चुनौतियां बदलती हैं वैसे ही नए विचारों की आवश्यकता होती है। और कई बार विचारों की स्वतंत्रताएं हमें आत्म मूल्यांकन का एक माहौल, एक परिवेश देती हैं, जिस परिवेश में हम उचित क्या है, सही विचार क्या है, इसकी जानकारी या इसको समझ सकते हैं। तो जैसा कि ब्रायन बेरी उदारवाद के बारे में कहते हैं कि उदारवाद वस्तुतः नई नई व्याख्याओं और मूल्यांकन को अपनाता है। यानी उदारवाद स्वयं की आलोचना के प्रति खुला हुआ है, क्योंकि ये विचारों की स्वतंत्रता पर बल देता है। और उदारवाद मुख्यतः सामाजिक वास्तविकताओं की, सामाजिक व्यवस्थाओं की एक व्याख्या करता है, उसका एक मूल्यांकन करने का प्रयास करता है, और उसके विभिन्न आर्थिक, वैधानिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों को समझने की कोशिश करता है। और इस रूप में अगर हम देखें तो उदारवाद के जो मुख्य मान्यताएं उभर कर सामने आती हैं, उन मुख्य मान्यताओं में उदारवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई के तौर पर देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि वो मानता है कि राज्य आवश्यक है, लेकिन ये बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि राज्य के पास सत्ता का और शक्ति का संकेंद्रण होता है। राज्य के पास शक्ति अधिक होती है, और उसकी शक्ति प्रायः व्यक्ति की आजादी के लिए खतरा होती है। राज्य अगर ज्यादा शक्तिशाली होगा तो व्यक्ति के अधिकार कहीं ना कहीं संकुचित होंगे, उन अधिकारों पर कहीं ना कहीं बंधन लगेगा। तो ऐसे में फिर उदारवाद के अनुसार राज्य जरूरी क्यों है? तो उदारवादी चिंतकों का यह मानना है कि दरअसल सामूहिक स्तर पर लोग अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें, इसके लिए नियम का होना, इसके लिए कानून का होना बहुत जरूरी है। कानून का शासन स्थापित करके ही हम आजादी का वास्तविक उपभोग कर सकते हैं, स्वतंत्रता का वास्तविक लाभ ले सकते हैं। तो यहां से कानून का शासन उदारवाद के साथ जुड़ जाता है। और जब कानून के शासन की बात होती है तो कानून के शासन में ये प्रश्न आता है कि कानून बनाएगा कौन, कानून का स्रोत क्या होगा। तो उदारवाद फिर इसमें बात करता है, अगली जो विशेषता इसकी उभर के आती है कि कानून का उदय, कानून का स्रोत लोग होंगे, उनके मध्य किए गए समझौते होंगे, जिनके आधार पे कानून का निर्माण होगा। तो अब यहां पे समझौतों
कॉन्ट्रैक्ट समझौतों का एक संकल्पना आती है कि दरअसल लोग ये तय करेंगे कि कानून का स्वरूप क्या होगा, लोग ये तय करेंगे कि वो अपने अधिकारों को, कौन कौन से अधिकारों को राज्य को देंगे, कौन कौन से कर्तव्यों को का पालन करेंगे और कौन कौन से अधिकारों को वो अपने पास रखेंगे। राज्य का काम सिर्फ ये होगा कि कानूनों को लागू किया जाए, राज्य और कोई काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो पूर्ण सत्ता राज्य की होगी उस पे एक नियंत्रण लगेगा और वो नियंत्रण जो है लोगों के विवेक के द्वारा लगेगा और उनके विवेक से जनित जो समझौते हैं और उन समझौतों से जनित जो कानून हैं उनके द्वारा राज्य की सत्ता पर नियंत्रण लगेगा और इस तरीके से राज्य या सरकार की जो सत्ता होगी वो सीमित होगी। अब अगर जॉन लॉक की बात करें जो इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं और उनके अनुसार उदारवाद को समझने का प्रयास करें तो जॉन लॉक कहते हैं कि उदारवाद निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। उसमें पहली जो मान्यता वो ये है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, विवेकवान प्राणी है, बौद्धिक प्राणी है और क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान मनुष्यों को, व्यक्तियों को है। ये उनकी पहली मान्यता। दूसरी मान्यता उनकी ये है कि दरअसल व्यक्ति के हित में और समाज के हित में, अन्य सामान्य लोगों के हित में कोई अंतर विरोध नहीं है, यानी व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास भी होगा। दूसरी मान्यता उदारवाद की यह है। उदारवाद की तीसरी मान्यता यह है कि व्यक्तियों के पास कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं और इन अधिकारों को कोई भी सत्ता छीन नहीं सकती, इन अधिकारों का कोई भी सत्ता बलपूर्वक दमन नहीं कर सकती। अब जो चौथी विशेषता है वो ये है, वो मानते हैं, उनका मानना है कि जो राज्य है वो एक कृत्रिम संस्था है, चाहे राज्य हो या नागरिक समाज हो, वो एक कृत्रिम संस्था है और ये समाज के हित को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों ने बनाया है। यानी राज्य या नागरिक समाज व्यक्ति के द्वारा बनाई गई एक राजनीतिक संस्था, राजनीतिक संगठन है जिसका काम है समाज के हित को बढ़ावा देना। फिर अगली जो विशेषता है वो है, मैंने बताया कि उदारवाद का मुख्य बल लोगों की स्वतंत्रता पर, समानता पर, न्याय पर, लोकतंत्र पर है, लेकिन इन लक्ष्यों, इन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए वो कानून के शासन को प्राथमिक मानते हैं और वो ये मानते हैं कि कानून का किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून के उल्लंघन से व्यक्ति के अधिकारों में कटौती होगी। अब कानून का उल्लंघन ना हो इसके लिए जरूरी है कि प्रक्रिया का पालन किया जाए। कानून को स्थापित करने की प्रक्रिया है, न्याय की जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाए। तो उदारवाद प्रक्रियात्मक न्याय पर बल देता है, उदारवाद प्रक्रिया पर बल देता है और प्रक्रियात्मक न्याय को हम इस तरीके से समझें कि जैसे खेल के नियम होते हैं तो अंपायर का काम होता है कि खेल के नियमों के अनुसार वो अपने निर्णय दे। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि कोई बैट्समैन किसी बॉलर को कितना पीट रहा है, अगर वो नियम सम्मत तरीके से खेल रहा है तो चाहे जितना वो किसी बॉलर को पीटे या कोई बॉलर चाहे अपने 10 गेंद पे 10 विकेट ले ले, ये नहीं कहा जाएगा कि तुमको एक बॉल और फेंकना होगा या तुम आउट नहीं माने जाओगे।
निर्णय मतलब अंत कुछ भी हो, लेकिन नियम का पालन होना चाहिए, प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। तो ऐसा न्याय प्रक्रियात्मक न्याय कहा जाता है। इसके उलट तात्विक न्याय की भी एक संकल्पना है, और तात्विक न्याय इस बात पर बल देती है कि किस तरीके से परिणाम जो है वो साम्यपूर्ण हो, समता पर आधारित हो। और उनका तर्क ये है कि किसी कमजोर से किसी शक्तिशाली की तुलना नहीं की जा सकती, और शक्तिशाली और कमजोर को एक साथ किसी खेल के मैदान में एक साथ किसी नियम से परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं कराया जा सकता। जैसे किसी दिव्यांग और किसी सामान्य व्यक्ति को हम एक साथ एक दौड़ में नहीं दौड़ा सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे दौड़ में हमेशा जो सामान्य पुरुष होगा वो जीतेगा। तो इसलिए ये आवश्यक है कि जो दिव्यांग पुरुष है उसको कुछ आरक्षण दिया जाए, उसको कुछ व्यवस्था दी जाए, उसको कुछ अलग व्यवस्था की जाए, जिससे जो अंतिम उत्पाद हो, अंतिम जो परिणाम हासिल हो वो साम्यपूर्ण हो, वो तार्किक लगे। तो इस तरीके से तात्विक न्याय की बात है। तो आप देखेंगे कि उदारवाद जो है वो प्रक्रियात्मक न्याय पर बल देता है, वो तात्विक न्याय पर बल नहीं देता है। प्रक्रिया के आधार पर ही, प्रक्रिया के द्वारा ही वो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से जो उदारवाद है वो लोगों के नागरिक स्वतंत्रताओं को, उनके विचारों की स्वतंत्रता को, उनके संगठित होने की स्वतंत्रता को, उनके आंदोलन करने की स्वतंत्रता को, उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, और इसको सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया का कठोरता से पालन करने का सुझाव देता है। अब अगर हम देखें तो जो ये उदारवादी सिद्धांत है, संक्षेप में अगर एक बार पुनः कोशिश करें इसको दोहराने का, इसके मुख्य लक्षणों को जानने का, तो उदारवाद मुख्यतः व्यक्ति के विवेक में अपना एक विश्वास प्रकट करता है, व्यक्ति को समझौता करने का एक अधिकार देता है। ये मानता है कि व्यक्ति के पास कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं जिनका अतिक्रमण राज्य के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य को व्यक्तियों ने ही बनाया है ताकि समाज के हित को साधा जा सके। एक राज्य को एक वॉचमैन की तरह समाज में स्थापित किया जाता है, जिससे वो व्यवस्था में कोई कमी ना होने दे, कानून और न्यायिक प्रक्रिया का उचित ढंग से पालन करवाए, जिससे लोगों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित हो। तो हम देखते हैं कि उदारवाद जो है दो मुख्य धाराओं में, दो मुख्य दिशाओं में विकसित होता है। एक धारा है व्यक्तिवाद की और दूसरी धारा है उपयोगितावाद की। आप जानते हैं कि व्यक्तिवाद के प्रमुख प्रतिपादकों में जॉन लॉक हैं, और जितने भी उदारवादी चिंतक हैं वो व्यक्तिवाद से ही प्रेरित हैं। और दूसरा आप देखेंगे कि बेंथम के विचारों में, जेम्स मिल के विचारों में आप उपयोगितावाद को पाएंगे। उपयोगितावाद अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की बात करता है, और उपयोगितावाद का यह मानना है कि अगर कहीं बहुमत का हित साधन हो रहा है, बहुमत की हित की पूर्ति किसी समाज में हो रही है, तो जो अल्पसंख्यक हैं उनका नुकसान भी किया जा सकता है, या उनके नुकसान को भी सहा जा सकता है। तो उपयोगितावाद में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की चर्चा, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की संकल्पना को अपनाया गया है,
और ये कहते हैं कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना हो तो हमें ये देखना चाहिए कि किस व्यवस्था में अधिकतम लोगों का हित हो रहा है। अधिकतम लोगों का हित हो रहा है तो हमें न्यूनतम के बारे में हम नहीं सोच सकते। हमें वही मॉडल अपनाना होगा जिसमें अधिकतम लोगों का हित हो। आप आगे देखेंगे कि जॉन रॉल्स आते हैं और इस उपयोगितावादी सिद्धांत का एक खंडन करने का प्रयास करते हैं, इसका एक विकल्प देने का प्रयास करते हैं, लेकिन जॉन रॉल्स तक उपयोगितावाद को ही अपनाया गया होता है। तो इस तरीके से जो उदारवादी सिद्धांत है ये हमें देखने को मिलता है। अब अगर इसके प्रमुख प्रतिपादकों की चर्चा करें तो इसमें जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरमी बेंथम के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। इसमें मिल भी हैं, आगे हम देखेंगे कि जॉन लॉक उदारवाद के जनक के तौर पे स्थापित हुए, तो वहीं एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता के तौर पे या राजनैतिक अर्थशास्त्र के तौर पे स्थापित हुए। और मुक्त व्यापार की संकल्पना सबसे पहले जॉन लॉक ने, एडम स्मिथ ने दी, और उन्होंने एक अदृश्य हाथ की संकल्पना दी। उन्होंने कहा कि समाज में संतुलन स्थापित करने के लिए अगर हम मुक्त व्यापार के नियमों को अपनाते हैं तो एक अदृश्य हाथ होता है जो व्यापार संतुलन स्वयं स्थापित करता है, विभिन्न देशों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। उनका मानना है कि जो जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ हो वो उस क्षेत्र में वो वस्तु का उत्पादन करे और फिर उसके व्यापार में कोई बाधा, कोई कृत्रिम बाधा नहीं होनी चाहिए। जिस देश को जहां भी वो बेचना है ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि वहां पे वो उस वस्तु को पहुंचाया जा सके। तो मुक्त व्यापार की जो संकल्पना है वो किसी भी प्रकार के कर या गैर कर बाधाओं को स्वीकार नहीं करता है, और इसके प्रमुख प्रतिपादक जैसा कि हमने बताया कि वो एडम स्मिथ हैं। वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब में उन्होंने अपनी इस विचारधारा को रखा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि उदारवाद का मुख्य बल स्वतंत्रता पर है, बाधाओं को दूर करने पर है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की बाधाएं हों, सांस्कृतिक क्षेत्र की बाधाएं हों, सामाजिक क्षेत्र की बाधाएं हों, हर क्षेत्र में बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया। तो मुक्त अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन हो चाहे सीमित सरकार का प्रतिपादन हो, यह हमें देखने को मिलता है उदारवाद में। उदारवाद आर्थिक तौर पे आप देखेंगे पूंजीवाद को समर्थन करते हुए दिखता है, और वहीं राजनीतिक स्तर पे आप ये बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करते दिखता है। तो राजनीतिक तौर पे ये उदारवादी लोकतंत्र को स्थापित करता है, आर्थिक स्तर पे आर्थिक व्यवस्था के रूप में पूंजीवाद को स्थापित करता है। इसका ये मानना है कि राज्य की भूमिका जितनी सीमित होगी उतना ही व्यक्ति की स्वतंत्रता में अभिवृद्धि होगी। हालांकि आप आगे देखेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, लास्की ये आते हैं और ये जो शास्त्रीय उदारवाद की संकल्पना है उसमें एक बदलाव करते हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो अगर उदारवाद के विभिन्न चरणों को समझने का हम प्रयास करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शास्त्रीय उदारवाद का जन्म होता है, और शास्त्रीय उदारवाद मुख्यतः नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देता है। व्यक्ति के समक्ष जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का बात करता है, और शास्त्रीय उदारवाद राज्य की सीमित भूमिका पर जोर देता है और ये कहता है कि गवर्नमेंट, सरकार जितना ही सीमित हो, सरकार जितना कम से कम काम करे उतना ही अच्छा है। सरकार की भूमिका सिर्फ इस बात में है कि वो कानून और व्यवस्था को सही ढंग से लागू करें। इसीलिए थॉमस पेन ने 20वीं शताब्दी में
या 19वीं शताब्दी में ये स्थापित करने का प्रयास किया कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए इसकी आवश्यकता है, और बुराई इसलिए है कि इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमें उसे शक्ति देना होगा, और उस शक्ति का प्रयोग कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों को सीमित करने में वो कर सकता है। तो आप देखेंगे कि शास्त्रीय उदारवाद में लॉक शास्त्रीय उदारवाद की परिकल्पना को रखते हैं। उनके विचारों में हमें शास्त्रीय उदारवाद की परिकल्पना देखने को मिलती है, और उनका मुख्य बल यह है कि व्यक्ति विवेकवान है, उसके पास कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं, और वो प्राकृतिक अधिकार हैं जीवन के, संपत्ति के और स्वतंत्रता के। व्यक्ति के इन अधिकारों को उससे छीना नहीं जा सकता। राज्य की कोई भी सत्ता हो, उसके प्राकृतिक अधिकारों, खासकर उसके जीवन जीने की स्वतंत्रता के, उसके संपत्ति को, अपने निजी संपत्ति बनाने की स्वतंत्रता को, और उसके अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को कोई उससे छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है। तो इस तरीके से प्राकृतिक अधिकारों से राज्य की सत्ता पर एक नियंत्रण, उसको एक सीमित करने का प्रयास आपको देखने को मिलता है। लेकिन फिर ये देखा गया 19वीं शताब्दी में, ये पाया गया कि राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया, और इससे मिडिल क्लास का, मध्य वर्ग का उभार हुआ, जो अपने आप को पूंजीपति के रूप में स्थापित कर पाया। लेकिन फिर धीरे धीरे ये देखा गया कि पूंजीपतियों के द्वारा समाज का जो कामगार वर्ग है, उसके अधिकारों का अतिक्रमण किया जाने लगा। स्वतंत्रता के नाम पर धन का संकेंद्रण होने लगा, और धन या जो पूंजी था, पूंजी का संकेंद्रण समाज के केवल कुछ पूंजीपतियों के तौर पे के पास होने लगा, जिससे समाज में गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, बेकारी बढ़ने लगा। ये देखा गया कि जो उद्योगपति वर्ग है, वो राज्य के आर्थिक निर्णयन में अपनी एक प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। वो सरकार को की शक्तियों का प्रयोग करके प्रतिस्पर्धा को सीमित करने में सक्षम है। वो सामाजिक सुधारों में एक बाधा के तौर पे काम कर रहा है। तो ये देखा गया कि जो शास्त्रीय उदारवाद है, उसकी ये मुख्य कमी है, और इस मुख्य कमी को दूर करने के लिए हम देखते हैं कि जेम्स एस मिल, टी.एच. ग्रीन आते हैं, और वो कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति के सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देना चाहिए। यानी राज्य को व्यक्ति के निहित क्षमताओं का विकास करना चाहिए। अब यहां पे राज्य को सीमित करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहां पर राज्य की भूमिका बढ़ाने की बात हो रही है। तो जब आप मॉडर्न लिबरलिज्म या आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद के दूसरे चरण, जिसको हम सकारात्मक उदारवाद कहते हैं, उसमें आते हैं, और उसके मुख्य प्रतिपादकों जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, हेरोल्ड जे लॉस्की, एल.टी. हॉबहाउस, ये विचारक जब आते हैं, तो ये राज्य की भूमिका पर पुनः विचार करते हुए राज्य को एक सकारात्मक भूमिका देते हैं, और राज्य की सकारात्मक भूमिका की वकालत करते हुए ये कहते हैं कि सरकार का ये काम है कि वो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करे, और ऐसा करने के क्रम में राज्य को चाहिए कि वो व्यक्ति, अगर कोई बीमार है तो उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, अगर कोई अशिक्षित है तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था करे,
जिससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक ऐसा समान स्तर आए जिस स्तर पे सभी लोग खड़े होकर आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकें। अगर हम समाज को वास्तविक रूप में प्रतिस्पर्धी बनाना चाहते हैं तो सबके पास समान अवसर होने चाहिए, और समान अवसर तभी हो सकते हैं जब लोगों की आधारभूत जरूरतें, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, स्वच्छता की, वो पूरी हों। इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम प्रमुखता से आता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का भेद किया, और उन्होंने सबसे पहले सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना प्रस्तावित की, और उसकी संकल्पना यही थी कि ऐसे काम जिसका प्रभाव व्यक्ति के अपने जीवन पर पड़े तो वो उसमें उसको बाधा रहित स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो उस क्षेत्र में वो अपनी नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा। लेकिन अगर ऐसी कोई स्वतंत्रता है या ऐसा कोई कार्य है, ऐसा कोई व्यवहार है जिसका प्रभाव उस व्यक्ति से ज्यादा समाज पर पड़ रहा है या व्यक्ति के साथ समाज पर पड़ रहा है, तो ऐसी स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है समाज के हित में। और आप देखेंगे कि मिल ही वो प्रथम व्यक्ति थे जो प्रगतिशील कराधान की संकल्पना देते हैं। मिल उत्तराधिकार से प्राप्त जो संपत्ति है उस पे एक सीमितता, एक लिमिटेशन लगाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने सरकारी शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया, या सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा शिक्षा के प्रावधान की वकालत किए जाने की बात करते हैं या वकालत करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो शास्त्रीय उदारवाद है वो राज्य की सकारात्मक भूमिका पर बल देता है, और ये कहता है कि राज्य का ये प्रमुख दायित्व है कि वो ऐसा एक परिवेश बनाए जिसमें सभी के लिए समान अवसर हों, उनकी व्यक्तिगत अक्षमताएं उनको पीछे ना ले जाएं। समाज की मुख्य धारा में बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति की मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाए। जैसा कि हाबहाउस और लॉस्की ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति के निजी संपत्ति पर कोई सीमा लगाई जाए या अगर लगाया जाना जरूरी हो तो वो लगाना चाहिए समाज के हित में, सार्वजनिक हित में। हमें समाज के हित को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्ति के निजी संपत्ति पर लिमिटेशन लगाना चाहिए। इसकी वकालत आप देखेंगे हेराल्ड जे लास्की और एल.टी. हाबहाउस के विचारों में मिलता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कल्याणकारी राज्य की जो भूमिका आज, आप खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने देश आजाद हुए वहां पे कल्याणकारी राज्य की भूमिका की बात करी जाती है, तो उसमें कल्याणकारी राज्य की भूमिका या उसकी जो विचार आते हैं वो आपको आधुनिक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद या समाजवादी उदारवाद के रूप में देखने को मिलता है। और यहीं से कल्याणकारी राज्य की बात आगे बढ़ाई जाती है, और इसके मुख्य प्रतिपादकों में जॉन एस मिल, इमैनुअल कांट, टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हाबहाउस आदि चिंतक हैं। अब यहां व्यक्ति को प्रगतिशील बनाने के पर फोकस किया जा रहा है, और प्रगतिशील बनाने के लिए राज्य को व्यवस्था करनी होगी। राज्य ऐसा परिवेश पैदा करे जिसमें व्यक्ति अपने नैतिक निर्णयों को, अपनी इच्छा को के हिसाब से वो कार्य कर सके, और ऐसा कार्य वो तभी कर सकेगा जब वो बाहरी अभावों से मुक्त होगा, बाहरी बंधनों से मुक्त होगा, और उसके पास क्षमता होगा निर्णय लेने का। और वो क्षमता तभी ले पाएगा जब उसकी स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतें पूरी हों, जिसकी जिम्मेदारी राज्य की है।
अब हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान कल्याणकारी राज्य की बात करी जाने लगी और इस विचार को बढ़ावा मिला। लेकिन इस प्रोसेस में अवरोध होता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध एक मानवता के समक्ष बड़ी त्रासदी के रूप में आया और इसने पूरी व्यवस्था को, क्या पूरी जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के आधार को हिला दिया। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम देखते हैं आर्थिक मंदी आती है 1929-30 के दौर में, और इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए एक नए विचारक, ब्रिटिश विचारक J.M. कीन्स के प्रस्तावों का एक अभ्युदय होता है। उसके प्रस्तावों को लोग अपनाते हैं और उसके प्रस्तावों में J.M. कीन्सियन जो अर्थव्यवस्था थी, कीन्सियन अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका को और बढ़ाई जाती है और सरकार से कहा जाता है कि सरकार को आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए चाहिए कि सरकार खर्च करे, सरकार उधार ले और उन उधारों से आर्थिक उत्पादन के साधनों की व्यवस्था करे, आर्थिक उत्पादन के साधनों में एक बढ़ावा दे, जिससे लोगों को बेरोजगारी से दूर किया जा सके। जब सरकार खर्च करेगा तो उससे आर्थिक गतिविधि में बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक गतिविधि से बढ़ावा देने से उत्पादन होगा और फिर जो मंदी है उससे हम निपट सकते हैं। तो यहाँ सरकार की भूमिका को बढ़ाए जाने की बात करी जाती है और इसी दौरान फिर सामाजिक जीवन बीमा का कॉन्सेप्ट आता है, सामाजिक बीमा का कॉन्सेप्ट आता है, पेंशन की संकल्पना आती है, बेरोजगारी भत्ते की संकल्पना आती है, चिकित्सा सुविधा की संकल्पना आती है और ये सारी सुविधाएं राज्य को देनी होती है। तो आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के 3 दशक, प्रथम विश्व युद्ध, फिर द्वितीय विश्व युद्ध और इसके द्वितीय विश्व युद्ध के 3 दशक तक लगभग कल्याणकारी राज्य के मॉडल से ही विश्व आगे बढ़ा और आगे बढ़ के आप देखेंगे कि सरकारें ज़्यादा खर्च करती हैं। अमेरिका के द्वारा यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल प्लान लाया जाता है और ब्रिटेन में, अमेरिका में हर जगह सरकारें खर्च करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं और इससे फिर ग्रोथ, समृद्धि आती है। लेकिन 1970 के दशक में एक बार पुनः जो कीन्सियन अर्थव्यवस्था थी, कीन्सियन अर्थनीति थी, उसके सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि ये वो दौर था जब पूरे विश्व में पुनः एक बार गरीबी, बेकारी बढ़ रही होती है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा होता है, सरकारें आर्थिक संकट में चली जाती हैं, सरकारी खजाने खाली पड़ जाते हैं, वैश्विक आर्थिक मंदी आती है और एक बार पुनः शास्त्रीय उदारवाद की ओर जो है हमें पुनर्गमन देखने को मिलता है और इसके जहां फिर से राज्य की भूमिका को कम किए जाने की बात चलती है और शास्त्रीय उदारवाद स्वेच्छा तंत्रवाद के रूप में फिर से स्थापित होता है और इसके मुख्य प्रतिपादकों में मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, F.A. हेयक जैसे विचारक आते हैं और ये पुनः जो राज्य की कल्याणकारी कार्यों की भूमिका है उसको कम करने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि राज्य को सिर्फ वॉचमैन की भूमिका में ही काम करना चाहिए, राज्य को सिर्फ कानून और व्यवस्था को ही देखने में काम करना चाहिए। राज्य का ये काम नहीं है कि वो उधार लेकर खर्च करे, राज्य का ये काम नहीं है कि वो सोशल वेलफेयर करे, राज्य को अपनी भूमिका सीमित करनी चाहिए। और आप देखेंगे कि मार्गरेट थैचर ब्रिटेन में और रोनाल्ड रीगन अमेरिका में पुनः जो है राज्य की भूमिका को कम करते हैं
और उत्पादन की गतिविधियों में राज्य के हस्तक्षेप को कम करने का प्रयास करते हैं, उसके कार्यों को कम करने का प्रयास करते हैं और राज्य की भूमिका को कानून और व्यवस्था तक ही सीमित करने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे कि इसी दौर के बाद 1980 और 90 के दशक में वैश्वीकरण, बाजारीकरण और निजीकरण का दौर शुरू होता है, जिसमें पुनः मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है और विश्व के समस्त देशों के द्वारा वॉशिंगटन सहमति, जिसमें कुछ 8-10 नियमों पर एक पूरे विश्व में सहमति कायम करने का प्रयास किया जाता है। और वो नियम मूलतः इस बात से जुड़े होते हैं कि किस तरीके से राज्य अपने खर्चे कम करे, राज्य अनावश्यक टैक्स ना लगाए, राज्य निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दे, कर और गैर कर बाधाओं को समाप्त करे और विश्व में वस्तु व्यापार, वस्तु निवेश, पूंजी, विचार आदि सब का एक मुक्त प्रवाह सुनिश्चित हो। तो आप देखेंगे कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में और 20वीं शताब्दी के अंत में निजीकरण, वैश्वीकरण का एक दौर होता है और इस दौर पर ब्रेक लगता है 2007 की वैश्विक आर्थिक मंदी में, 7-8 की वैश्विक आर्थिक मंदी और फिर 2009 का यूरोपीय संकट। एक बार पुनः ये विचार करने पर विवश कर देता है कि हमें किसी भी देश में पूंजीवाद को किस स्तर तक बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सामाजिक सरोकारों से राज्य कब तक बचा रह सकता है। एक बार पुनः हमें शास्त्रीय उदारवाद या सुरक्षा तंत्रवाद की या एक उदारवाद के पूरे मॉडल की सीमाएं नजर आती हैं, जिसमें विश्व में गरीबी, बेरोजगारी का बढ़ता स्तर, जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़े संकट, फिर जो है उपभोक्तावाद, बढ़ती उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है, बाजारीकरण, ये सब दिखने को मिलता है। एक प्राकृतिक जो विपदा आती है वो हमें देखने को मिलती है, जलवायु परिवर्तन से जुड़े संकट और उनसे फिर महिलाओं, बच्चों और जो विकासशील देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है, जो प्रदूषण आता है का एक प्रभाव होता है पूरे विश्व पे, वो हमें देखने को मिलता है। जो उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद से समर्थित जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उदारवाद का विकास, उसके मुख्य हमने देखा कि उदारवाद के मुख्य दार्शनिक आधार क्या क्या हैं, फिर उनका जो विकास, शास्त्रीय उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद और फिर नव उदारवाद या स्वेच्छा तंत्रवाद के रूप में जो हुआ, हमने उसके बारे में एक समझ विकसित करने का प्रयास किया और ये देखा कि वास्तव में उदारवाद वर्तमान चुनौतियों का एक संपूर्ण हल नहीं है, जैसा कि मार्क्सवादियों और नारीवादियों के द्वारा उदारवाद की आलोचना करी जाती है, और समता और स्वतंत्रता में एक संतुलन को खोजने का प्रयास किया जाता है। हमें अवसर की समानता और क्षमता की समानता में एक संतुलन खोजने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो आज हमने उदारवाद के मुख्य जो उदारवादी विचारधारा है उसके मुख्य लक्षणों को समझा, उसके विभिन्न चरणों को समझा और ये देखा कि वास्तव में उदारवाद वर्तमान चुनौतियों का संपूर्ण हल नहीं है, इसमें और परिवर्तन की आवश्यकता है और इसमें सुधार की जरूरत है, इसको नए तरीके से अपनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।